हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। अभी अभी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड के तरफ से क्लास 12 का एसए 1 का बिजनेस स्टडी यानी कि व्यवसायिक अध्ययन का जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है उसके एक आंसर शीट को मैं आप यानी कि आंसर की को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। एक बार आप लोग भी मैच कर लेना कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जिन लोगों का स्कूल या कॉलेज में ये जो एसए 1 का एग्जाम नहीं हो रहा है, उन लोगों को भी ये क्वेश्चन सोल्व करना है, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि एग्जाम में किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोगों का तैयारी अभी तक किस तरीके से हुआ है, कितना तैयारी हुआ है, कौन सा और आप लोगों को तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है। साथ ही साथ मैं इसी वीडियो में आप लोगों को यह भी बता दूंगा कि आप कहां से बिजनेस स्टडी का 100% तैयारी कर सकते हो। अगर आपने अभी तक बिजनेस स्टडी में एक भी वर्ड नहीं पढ़ा, एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा, हम आप लोगों को जहां से पढ़ने बोलेंगे, जो पढ़ने बोलेंगे, अगर वो पढ़ लेते हो तो बिजनेस स्टडी में जो फाइनल एग्जाम आपका 2025 में होगा, उसमें आप 100 में 100 नंबर लाओगे, डेफिनेटली लाओगे। एक भी नंबर आपका कहीं नहीं कटने वाला है अगर आप उस तरीके से पढ़ाई करोगे और वहां से पढ़ाई करोगे तो। ठीक है, वीडियो में हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि हम आप लोगों को क्लास 12 का बिजनेस स्टडी का पिछले साल का जो प्लेलिस्ट था, उसमें बिजनेस स्टडी में जितना भी चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, अगर आप उतना कर लेते हो ना, तो बिजनेस स्टडी में उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हम बिजनेस स्टडी का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स करवा दिए हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों को पूछा है, हर ऑब्जेक्टिव 40 का 40 ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को जो पढ़ाए हैं वही 40 क्वेश्चन पूछा है, और फाइनल में भी वही पूछेगा। और साथ ही साथ जितना भी चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हिंदी वालों के लिए अलग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंग्लिश वालों के लिए अलग सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एकदम डिटेल्ड में करवाए हैं। हिंदी वालों का अलग सब्जेक्टिव, इंग्लिश वालों का अलग सब्जेक्टिव, और सभी चैप्टर्स का टोटल जो 12 चैप्टर्स है, उन 12 चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करवाए हैं। उतना कर लोगे, बिजनेस स्टडी में आपका खत्म है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करने का जरूरत है। और बिजनेस स्टडी में हम अभी पीडीएफ रेडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर वन शॉट कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप बिजनेस स्टडी में अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो चले जाओ बिजनेस स्टडी क्लास 12 का प्लेलिस्ट में, ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में बिजनेस स्टडी क्लास 12 का प्लेलिस्ट है, वहां जाके चैप्टर 1 से पढ़ना स्टार्ट करो। पहले चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव पढ़ लो, फिर चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव पढ़ना, फिर चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव पढ़ो, फिर चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव पढ़ना, फिर चैप्टर 3 का सब्जेक्टिव पढ़ो, चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव पढ़ना, क्योंकि इस बार एग्जाम में 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की भी तैयारी उसी तरीके से करते जाना। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो भाई देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों को बोल रहा है ग्रेफेबाइन कम्युनिकेशन किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, तो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों का पाया जाता है। बोल रहा है क्वेश्चन पे अंगूरी बेल संदेशवाहन कहां पाया जाता है, अनौपचारिक संगठन में पाया जाता है। हर एक क्वेश्चन हम आप लोगों को पढ़ाए हैं पहले ही, प्लेलिस्ट जाके एक बार देखो वीडियो, हर एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों चैप्टर बाय चैप्टर करते जाना। ठीक है, और मेरा बात मान लो बच्चा लोग, अगर एग्जाम में सच में लाना चाहते हैं 90% प्लस नंबर, तो मेरा हर बात को चुपचाप मानो, हर बात जो हम पढ़ने बोलते हैं वैसे पढ़ो। मैनेजमेंट इज, प्रबंध क्या है, तो हमको पता है मैनेजमेंट एक आर्ट एंड साइंस दोनों है। प्रबंध क्या होता है, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों होता है। आगे बोला गया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय फ्योल, जो हेनरी फ्योल थे, जिन्हें द फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताया था, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब आप लोग हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना कि हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने जो 14 सिद्धांत बताए हैं उनका नाम क्या है, क्योंकि इस साल का एग्जाम में हमको लगता है ये क्वेश्चन आप लोगों को देगा, पूछेगा कि हेनरी फ्योल द्वारा बताया प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताइए। तो नीचे आप लोग कमेंट करके हमको बताओ कि वो 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन है जो सर हेनरी फ्योल ने बताया था। हमको भी तो देखना है ना कि कॉमर्स का कितना स्टूडेंट है जो सीरियस होकर के पढ़ रहे हैं, या जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग सही से पढ़ भी रहे या नहीं पढ़ रहे। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो वही बोल रहा है हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के कितने सिद्धांत हैं, तो टोटल हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के 14 सिद्धांत थे। आगे क्वेश्चन पे हम लोगों को बोल रहा है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखना वैज्ञानिक प्रबंध का पिता FW
टेलर को कहा जाता है, जिन्होंने 1913 को एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 1913 को वैज्ञानिक प्रबंध की खोज की थी। एफ.डब्ल्यू. टेलर जो थे वो अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के रहने वाले थे। उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट का खोज किया था, इसीलिए उन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। जिन्होंने समय अध्ययन, तखान अध्ययन, गति अध्ययन यानी कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी के ऊपर रिसर्च करके उन्होंने बताया था। और दूसरा जो इससे पहले पढ़े हम लोग, प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सर हेनरी फ्योल को कहा जाता है। सर हेनरी फ्योल को, जिन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताया था। और हेनरी फ्योल सर ने प्रबंध के इन 14 सिद्धांतों को एक बुक में बताया था, जिनका नाम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और हेनरी फ्योल को आपका प्रशासनिक प्रबंध का पिता भी कहा जाता है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फादर भी हेनरी फ्योल को कहा जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हो गया हम लोगों का आगे। स्टाफिंग करना एक क्या है? स्टाफिंग करना एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल सही। फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है, बिल्कुल सही। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, बिल्कुल सही। स्टाफिंग करना इनमें से सभी है, क्योंकि इन सभी का काम स्टाफिंग के लिए किया जाता है। बोल रहा है नियुक्तिकरण क्या है सर जी? संगठन का भाग है। हाँ भाई। कर्मचारियों का प्रबंध होता है नियुक्तिकरण से, बिल्कुल नियुक्तिकरण से कर्मचारियों को जोड़ा जाता है। प्रबंध का कार्य है, हाँ भाई, नियुक्तिकरण प्रबंध का जो 5 कार्य होता है उसमें से एक कार्य है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। हर एक चीज हम पढ़ाए हैं, अगर आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करते हो ना तो भाई माहिर बन जाओगे आप इस सब्जेक्ट का। चलो आगे आते हैं। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज डॉट डॉट डॉट, प्रबंध का सार है। तो बताओ ना, हम लोग सबसे पहले लेसन 1 में तो पढ़े थे कि कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि समन्वय प्रबंध का सार होता है। समन्वय प्रबंध का सार होता है। कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व्स, अगर हमको किसी भी कर्मचारी का, किसी भी एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करना है तो उनका प्रमोशन करेंगे। हाँ, अगर कभी भी किसी का प्रमोशन करेंगे तो वो और ज्यादा मोटिवेट होगा और काम को और अच्छा से करेगा। तो बिल्कुल प्रमोशन करने से एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा। ट्रांसफर, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करेंगे तो उसका डेवलपमेंट होगा, मतलब एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन भेज रहे हैं, ट्रेनिंग देंगे तो भी उसका डेवलपमेंट होगा। तो इनमें से सभी। देखो आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है। अगर हमको कर्मचारियों का विकास करना होगा तो इसमें से क्या कर्मचारियों का विकास में हम लोगों का सम्मिलित होता है? तो कर्मचारियों का विकास में पदोन्नति बिल्कुल होता है, स्थानांतरण होता है, प्रशिक्षण होता है, सभी। ये सब से कर्मचारियों का क्या होता है? विकास होता है। द लीडर टेक्स वर्क्स फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, यानी एक जो लीडर होता है, यानी एक जो नेता होता है वो अपने अधीनस्थों से किस तरीके से काम करवाता है? तो एक जो लीडर होता है वो अपने अधीनस्थों से अपने टैक्टिक्स के द्वारा, यानी अपने टैक्ट्स के द्वारा, अपने चतुराई से, अपने बुद्धि से अपने अधीनस्थों से काम कराता है। नेता के नीचे नेता के नीचे जो चेला चपाटी लोग होता है, नेता चेला चपाटियों से अपने दिमाग से, अपना बुद्धि से काम करवाता है। ठीक है, यही चीज बोल रहा है। आगे आते हैं नेक्स्ट में। देखो बोल रहा है ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इज या आर। एक मैनेजमेंट का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट से क्या होता है? इंक्रीज इन कैपेसिटी। क्या कैपेसिटी बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है। क्या डेवलपमेंट करने से कर्मचारियों का बेटर परफॉर्मेंस निकल के आता है? बिल्कुल होता है। अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रमोशन, आगे बढ़ने का मौका मिलता है? बिल्कुल मिलता है। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। वही बोल रहा है विकास का उद्देश्य क्या होता है? योगदान में वृद्धि करना, बिल्कुल। श्रेष्ठ निष्पादन करना, बिल्कुल। पदोन्नति का अवसर करना, बिल्कुल। इनमें से सभी। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि हाँ, रिक्वायरमेंट इज द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज। एक संगठन के जीवन में भर्ती कितने बार होता है? तो याद रखना, एक संगठन में जो, ए बाप रे, आ जा भाई, कहाँ चला गया? एक संगठन के जीवन में भर्ती कितने बार होता है? तो याद रखना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का जो भर्ती करना है, रिक्वायरमेंट करना है, वो कंटिन्यूअस होगा। भर्ती बार बार चलते रहेगा, निरंतर चलते रहेगा। जैसे जैसे पोस्ट खाली होते जाएगा, जैसे जैसे वैकेंसी खाली होते जाएगा, वैसे वैसे नया नया कर्मचारियों को ढूंढते जाएंगे, नए नए कर्मचारियों को भर्ती करते जाएंगे। तो ये निरंतर चलते रहता है। आगे बोल रहा है मैक्सिमम इंसेंटिव गिवन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एम्प्लॉयज, यानी कि कभी भी एम्प्लॉय लोगों को अगर हमको ज्यादा अगर हमको चाहते हैं कि वो लोग अच्छा से काम करें, उन लोगों का काम करने का क्षमता बढ़े, तो उन लोगों को मोटिवेट करना होगा। क्या करना होगा? मोटिवेट करना होगा, जिससे उन लोगों को प्रेरणा मिलेगा कोई भी काम करने का।
आगे वो यही हिंदी में बोल रहा है, प्रबंध के कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य क्या होता है? अभिप्रेरण होता है, मोटिवेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क? प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, हेनरी फ्योल ने जो प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताया था ना, उन्हीं 14 सिद्धांतों में से एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल ये भी है, डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब उन्होंने ये बताया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी काम है उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ दो। एक अकेला आदमी कितना काम करेगा, और एक बार में आप ज्यादा बड़ा तो काम नहीं कर पाओगे, तो एक काम करो, उसको छोटे छोटे ग्रुप में बांट दो, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दो। वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, जो काम होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर देना? डिवाइड कर देना। ठीक है, आगे वही चीज देखो, हिंदी में भी यही क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्य विभाजन सिद्धांत का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो कार्य विभाजन में ये होना चाहिए कि कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटा जाना चाहिए। अगर आप खुद भी सपोज कर लो, अगर आप लड़की लोग हो, आप लोग अगर घर का कोई काम करते हो तो एक बार में घर का सारा काम तो नहीं करते हो, तो घर का काम छोटे छोटे भागों में बांट देते हो। अच्छा, एक काम करते हैं, सबसे पहले घर को झाड़ू मार लेंगे, नहीं, पहले कपड़ा सरिया लेंगे, कपड़ा सरिया लेने के बाद घर झाड़ू मार लेंगे, घर झाड़ू मारने के बाद जो है वो बर्तन धो देंगे। छोटे छोटे काम में क्या किए? बांट दिए। वही चीज बोल रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहा है, 13 पे बोल रहा है मोटिवेटेड एम्प्लॉइज आर रिवॉर्डेड। एक जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है और हमेशा पॉजिटिव रह के कामों को करता है। तो एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय हमेशा पॉजिटिव रह के कामों को करता है। एक अभिप्रेरित कर्मचारी को सपोषित किया जाता है धनात्मक रूप में। कैसे किया जाता है? धनात्मक रूप में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, द एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट्स डन बाय अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज वेयर। हम बताए ना, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को खोजा था, उन्होंने 3 चीजों के ऊपर रिसर्च किया था। वो 3 चीज कौन कौन था? मोशन स्टडी, फैटिग्यू स्टडी और टाइम स्टडी, यानी कि गति अध्ययन, थकान अध्ययन और समय अध्ययन। इन 3 चीजों के बारे में उन्होंने स्टडी किया था और उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में देखो इसी चीज को बोल रहा है, बोला गया है कि वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर द्वारा क्या प्रयोग किया गया था? तो गति अध्ययन, थकान अध्ययन और समय अध्ययन, इन 3 अध्ययनों के बारे में उन्होंने प्रयोग किया था और इसके बाद ही उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध को खोज करके बताया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। भर्ती का बाह्य स्रोत पूछ रहा है, यानी अगर एक कंपनी के अंदर लोगों को अगर काम पे रखना है, रिक्रूटमेंट करना है, रिक्रूटमेंट मतलब होता है भर्ती करना है लोगों का, तो हम आप लोगों को पढ़ाए थे रिक्रूटमेंट का 2 सोर्सेस होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर के लोगों को ही काम पे रख रहे हैं। जैसे कंपनी के अंदर में कोई काम करता है, उसको प्रमोशन कर दिए। कंपनी के अंदर में कोई काम करता है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर दिए। कंपनी के अंदर में कोई काम करता था जो 3 दिन का छुट्टी पे गया था, तो छुट्टी से बुला के लेके आ गए। तो ये सब कंपनी के अंदर के लोगों को काम दिए हैं, ये होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि बाहर के लोगों को काम पे पकड़ के लाए। तो ये हम लोग को क्या बोल रहा है? ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बारे में बोल रहा है। तो ट्रांसफर जो होता है वो इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, प्रमोशन करना इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है, सर्विस एक्सटेंशन, काम का समय बढ़ा दिए, कोई मान लो किसी का काम 2 साल का था उसको बढ़ा के 4 साल का कर दिए, तो वो भी इंटरनल रिक्रूटमेंट है। लेकिन एम्प्लॉय एक्सचेंज यानी कि रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करना जो है वो एक्सटर्नल है। आप बाहर से लोगों को काम पे लेकर के आते हो। हिंदी में यही चीज आपको बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती का एक बाह्य स्रोत है? तो भर्ती का बाह्य स्रोत है हम लोगों का रोजगार कार्यालय। आगे आते क्वेश्चन पे, कोऑर्डिनेशन इज, अभी तो पढ़े हम लोग, कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यही क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, प्रबंध का कार्य है, 1 मिनट, समन्वय। समन्वय क्या है? तो समन्वय प्रबंध का सार है, याद रखना, कार्य नहीं है। समन्वय प्रबंध का सार होता है, समन्वय प्रबंध का सार होता है। आगे बोला गया है, कंप्लीटिंग ए टास्क एट ए मिनिमम कॉस्ट इज कॉल्ड, ये लेसन 1 का क्वेश्चन है। अगर आपको कोई काम करना है और उस टास्क को आपको मिनिमम कॉस्ट में काम करना है, तो मिनिमम कॉस्ट में काम करोगे तो वो इफिशियंसी कहलाएगा। और अगर बोलेगा कोई भी काम करना है जिसमें हम लोग को टाइम कम लगाना है, क्या काम लगाना है? टाइम। तो हम बताए थे, अगर टाइम देखो टी का जिक्र करेगा तो टाइम दिखेगा तो इफेक्टिवनेस होता है। देखो टी इफेक्टिवनेस में देखो टी होता है, बताए थे, निमोनिक्स बताए थे, याद करने का तरीका।
अगर पूछता कि कोई भी काम करने में हम चाहते हैं कि कम टाइम में वो काम अच्छे से हो, कम टाइम में, तो उसको इफेक्टिवनेस बोलते हैं। और अगर कोई भी काम कम कॉस्ट में हो, कम कॉस्ट में, तो उसको इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, हम बताए थे ये चीज आप लोगों को पहले भी। यहीं पे बोल रहा है कार्य को न्यूनतम लागत पर पूरा करना क्या कहलाता है? कुशलता। और कार्य को सही समय पे पूरा करना, सही समय पे पूरा करना कहलाता है आपका प्रभावपूर्णता। ठीक है, आगे। ओ भाई कहाँ गया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, देखो 19 नंबर पे बोल रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम्स अंडर डॉट डॉट मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेजमेंट का याद है, हम आप लोगों को लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट समझाए थे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हमेशा किस में आता है? टॉप लेवल में आता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप लेवल में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, ये सब हम लोगों का आता है किसमें? आपका आता है टॉप लेवल में। मिडिल लेवल में कौन आता है? मिडिल लेवल में आता है हम लोगों का डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है सुपरविजन आता है, सुपरवाइजर आता है, आपका क्लर्क आता है, ठीक है, फोरमैनशिप आता है, ये सब आता है हम लोगों का लोअर लेवल में। तो ये बोला टॉप लेवल मैनेजर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां होगा सर जी? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, आगे। यही चीज देखो हिंदी में भी बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है संचालक मंडल प्रबंध के किस अंतर्गत के अंतर्गत आते हैं? उच्च स्तर के अंतर्गत आते हैं। किस स्तर के अंतर्गत? उच्च स्तर। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। यहां से कौन ट्रेनिंग का इंपोर्टेंस नहीं है? क्या ट्रेनिंग देने से इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? सर बढ़ता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का अच्छा से यूज होता है सर जी? बिल्कुल होता है। इंक्रीजेज इन इंसिडेंट, बताओ ना, क्या ट्रेनिंग देने से दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि होती है? नहीं होता है। तो बोल रहा है कौन इसका इंपोर्टेंट नहीं है? तो ये इसका इंपोर्टेंट नहीं है, तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। बाकी सब इसका इंपोर्टेंस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण का महत्व नहीं है? तो सर जी दुर्घटनाओं में वृद्धि करना, यह प्रशिक्षण का महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रशिक्षण करने से दुर्घटनाओं में कमी आती है। इसीलिए ना हर काम को करने से पहले एम्प्लॉय लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। एलिमेंट या एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग इज यार, तो याद रखना, हम पहले भी पढ़ाए हैं, डायरेक्टिंग का 4 एलिमेंट होता है। सबसे पहला होता है लीडरशिप, दूसरा होता है हम लोगों का मोटिवेशन, तीसरा होता है हम लोगों का लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, और चौथा होता है हम लोगों का सुपरविजन। ठीक है, तो याद रखना, यहां से बोल रहा है कौन एलिमेंट होता है? सुपरविजन बिल्कुल होता है, मोटिवेशन बिल्कुल होता है, लीडरशिप बिल्कुल होता है। तो इनमें से सभी, एक कम्युनिकेशन छूट गया। ठीक है, तो इनमें से सभी क्या होते हैं? लीडर्स, ये डायरेक्टिंग का कार्य होता है। निर्देशन के तत्व होते हैं, सब होता है गुरुजी। निर्देशन के तत्व पहले होता है आपका नेतृत्व, निर्देशन के तत्व होते हैं नेतृत्व, दूसरा होता है आपका ये संप्रेष अभिप्रेरण, अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन, अभिप्रेरण होगा, अभिप्रेरण के बाद आपका संदेश वाहन होगा, संदेश वाहन यानी संप्रेषण, कम्युनिकेशन। उसके बाद सबसे लास्ट में होगा मेरा आपका पर्यवेक्षण। क्या होगा? पर्यवेक्षण। ये सब प्रबंध का क्या होता है? ये सब प्रबंध का, ये सब आपका ये निर्देशन, निर्देशन के तत्व होते हैं ये सब। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इनमें से सभी। सब पढ़ाए वाला क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू ए हाई पोजीशन इन विच अथॉरिटीज आर इंक्रीज इज कॉल्ड। अगर कोई एक कर्मचारी जो सपोज कर लो कि मिडिल लेवल, लोअर लेवल में काम करता था, उसको लोअर लेवल से मिडिल लेवल में ट्रांसफर कर दिए, ऊपर भेज दिए, तो ये कहलाता है प्रमोशन। क्या कहलाता है? प्रमोशन। अगर वहीं मिडिल लेवल में काम करता था और उसको फिर लोअर लेवल में भेज दिए, तो ये कहलाता है डिमोशन। ठीक है, क्या कहलाता है? डिमोशन। किसी व्यक्ति का उच्च अधिकार के पद पर हस्तांतरण, जिसमें पदाधिकारों की वृद्धि हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पदोन्नति। और ऊपर से नीचे भेज दिए तो उसको कहा जाता है अवनति, यानी कि डिमोशन। ठीक है, नहीं सुनते हैं? प्रमोशन हो गया मेरा, हमको ऊपर भेज दिया। आगे डॉट 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 डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों की स्वेच्छा पे निर्भर करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन कर्मचारियों के स्वभाव पे निर्भर करता है, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है अनौपचारिक संगठन। कौन सा संगठन? अनौपचारिक संगठन। आगे नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सब चीज शामिल होता है। मानव संसाधन प्रबंध में इनमें से सब चीज शामिल होता है, यानी मानव संसाधन प्रबंध में सब चीज आता है। मानव संसाधन नियोजन आता है, भर्ती आता है, चयन आता है, प्रशिक्षण आता है, निष्पादन मूल्यांकन आता है, हस्तांतरण आता है, पदोन्नति आता है, सब चीज आता है सर जी, सब चीज आता है।
ठीक है। और ये हम आप लोगों को इसका क्या नाम है भाई, स्टाफिंग चैप्टर में हम आपको ये सब डिटेल में पढ़ाए हैं वहां पे, स्टाफिंग चैप्टर में। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस डेलीगेशन ऑफ डॉट डॉट टू सबऑर्डिनेट। डेलीगेशन का मतलब होता है हम अपना कोई काम और उस काम से रिलेटेड जितना भी अथॉरिटी है वो एक पर्सन को दे रहे हैं। हम कोई काम को नहीं संभाल पा रहे हैं, हम अपना काम उसको दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये काम को करो, और उस काम से रिलेटेड उसको अथॉरिटी भी दे रहे हैं। ठीक है, यानी राइट आंसर होगा डी नंबर। यानी हम लोगों का ये जो है भरार्पण, भरार्पण का मतलब क्या होता है, अधिकारों का भरार्पण का मतलब होता है किसी को कार्य देना और उस कार्य से रिलेटेड जितने भी उस अधिकार है उस अधिकारों को देना। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स। प्लानिंग में सब चीज आता है, व्हाट टू डू क्या करें, व्हेन टू डू कब करना है, हाउ टू डू कैसे करें, कब कहां और कैसे करना है, इसी को बोला जाता है प्लानिंग। ठीक है, देखो नियोजन का संबंध होता है, नियोजन में शामिल होता है क्या करना है, कब करना है, कहां करना है, कैसे करना है, इनमें से सभी सब। वेजेज गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर। प्राचीन समय में लोगों को मजदूरी कैसे दी जाती थी, तो भाई प्राचीन समय में मतलब पुराना समय में लोगों को जो यानी कि कर्मचारियों को जो मजदूरी है वो बहुत ही कम दिया जाता था, बहुत ही न्यूनतम दिया जाता था, बहुत ही मिनिमम दिया जाता था। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोल रहा है प्लानिंग जो है यानी नियोजन का संबंध किससे होता है, तो याद रखना नियोजन हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होता है, नियोजन हमेशा भविष्य के लिए किया जाता है, नियोजन हमेशा भविष्य के लिए किया जाता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एन अथॉरिटी नॉट बी डेलीगेटेड। किस तरीके के कार्य का भरार्पण नहीं किया जा सकता है, तो सीक्रेट वर्क, यानी जो मेरा सीक्रेट वर्क है हम उस काम को करने के लिए कभी दूसरे पर्सन को नहीं बोलेंगे कि तुम ये मेरा काम कर दो, क्योंकि वो मेरा सीक्रेट वर्क है। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किसका भरार्पण नहीं किया जा सकता है, गोपनीय कार्यों का, जो सीक्रेट काम होता है उसको दूसरों को नहीं दिया जाता है। आगे पॉलिसी डिटर्मिनेशन इज वर्क। पॉलिसी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बनाने का काम कौन करता है, तो याद रखना पॉलिसी बनाने का काम हाई लेवल मैनेजमेंट, हाई लेवल मैनेजमेंट यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने का काम करता है। ठीक है, नीति निर्माण का कार्य कौन करता है, तो नीति निर्धारण का कार्य करता है उच्च स्तर प्रबंध। कौन करता है, उच्च स्तर प्रबंध करता है ये काम को, उसका काम होता है। सुपरविजन ऑफ द वर्कर, सुपरविजन है क्या होता है, सुपरवाइजर्स जो होता है वो वर्कर्स के लिए क्या होता है, फ्रेंड, बिल्कुल फ्रेंड भी होता है, गाइड भी देता है उन लोगों को, फिलोसफल भी होता है, यानी उन लोगों के लिए ये सब होता है। काम बताता है, काम सिखाता है, साथ में मिलकर काम करता है, उन लोगों का देखभाल करता है, उनके शिकायतों को सुनता है, सब करता है। वही बोल रहा है पर्यवेक्षण कर्मचारियों का इनमें से सब होता है। आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, द स्टेटमेंट इज। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजड़ा है। ये कथन किसने कहा था, हम इसको पहले भी आप लोग को याद करने का तरीका सिखाए थे, फिर बता दे रहे। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजड़ा है, यानी भविष्य में नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक क्या है, पिंजड़ा है। सपोज कर लो ये एक पिंजड़ा है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए, भविष्य है यहाँ, भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजड़ा है। तो बताओ, तो हम लोग हमेशा फिल्मों में देखते हैं ना, भविष्य से क्या आएगा, एलियन आएगा, भविष्य से क्या आएगा, एलियन आएगा। भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है और भविष्य से कौन आएगा, एलियन आएगा, तो एलियन को पकड़ेंगे। तो एलियन, एलियन से याद रखना एलियन, एलियन से क्या याद रखना, एलियन। देखो है ना कितना सिंपल, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, किसने कहा था, एलियन ने कहा था, यानी कि एलन ने कहा था। भाई देखो कुछ भी याद रख लो, हम क्लास 12th में पढ़ते समय इसको याद किए थे, अब लगभग 8 साल हो गया, 8-10 साल हो गया, लेकिन देखो अभी तक हम इसको भूले नहीं है, ट्रिक से याद किए थे। आप भी याद कर लेना, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलो आगे। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, द फॉरमोस्ट नीड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री, एक देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इफिशिएंट मैनेजमेंट, कुशल प्रबंध, वो अच्छे से अपने यहाँ के प्रबंध का यूज करे, इफिशिएंट मैनेजमेंट का जरूरी है। एक देश के विकास के लिए सबसे अधिक जरूरी है कुशल प्रबंधक का, किसका जरूरी है, कुशल प्रबंधक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे प्लानिंग इज डॉट डॉट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, नियोजन प्रबंध का पहला चरण होता है, प्लानिंग इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। निमोनिक्स याद करवाए थे ना आप लोग को फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का, पोस्ट डीसी, POSDC, निमोनिक्स याद करवाए थे ना, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग और C फॉर कंट्रोलिंग। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो बोल रहा है नियोजन, तो नियोजन सर जी प्रबंध का सबसे पहला कार्य होता है, सबसे पहले तो गुरुदेव इसी को करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है व्हेन वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस। ये तो स्टार्टिंग में बताए थे ना, 1913 में इंट्रोड्यूस हुआ था साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर के द्वारा। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? 1913 को। आगे बोल रहा है मेंटल रिवैल्यूएशन इज एसेंस इज। बोलता है मेंटल रिवैल्यूएशन कहां से आएगा लोगों में? जब वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का हिस्सा होगा। वैज्ञानिक प्रबंध से ही बौद्धिक विकास होता है, ठीक है, बौद्धिक विकास होता है। वही बोल रहा है मानसिक क्रांति मूलाधार किसका है? वैज्ञानिक प्रबंध का। किसका? वैज्ञानिक प्रबंध का। आगे हाउ मेनी लेवल्स देयर आर मैनेजमेंट। भाई अभी तो बताएं 3 लेवल होता है। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं गुरुजी? प्रबंध के 3 स्तर होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश बिटवीन। कोऑर्डिनेशन सबके लिए जरूरी है, फिर चाहे कोऑर्डिनेशन ग्रुप में हो रहा है, फिर कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स के बीच हो रहा है, या कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच हो रहा है। भाई सबके लिए कोऑर्डिनेशन का होना जरूरी है। समन्वय स्थापित किया जाता है, सभी के बीच होना चाहिए, समूहों के बीच भी, विभागों के बीच भी, कर्मचारी और प्रबंध के बीच भी, सभी के बीच होना चाहिए कोऑर्डिनेशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है द प्रीसेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाज, यानी प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतिकर्ता कौन है? हम स्टार्टिंग में ही बताए थे, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है, यानी जो ये प्रशासनिक प्रबंध है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट को ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आया? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसी को कहा जाता है। यानी ये जो हम लोग का प्रशासनिक प्रबंध है, इसी को हम लोग को प्रबंध का सिद्धांत कहा जाता है। प्रबंध के सिद्धांत, जो सर हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांतों को बताया। तो सिंपल सा बात है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत यानी प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतिकर्ता सर हेनरी फ्योल को कहा जाता है, जो फ्रांस के रहने वाले थे। ठीक है, पेलोना नेपाल शहर में उनका जन्म हुआ था। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज। एक मैनेजमेंट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए काम करना होगा। वो कंज्यूमर के लिए भी काम करेगा, एम्प्लॉय के लिए भी काम करेगा, गवर्नमेंट के लिए भी, सबके लिए उसको ध्यान में रखना है। ऑल ऑफ दिस, ठीक है। यानी एक व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व तो किसके लिए होता है? सबके लिए। उपभोक्ता के लिए भी होगा, कर्मचारी के लिए भी होगा, सरकार के लिए भी होगा, सबके लिए वो काम करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हर एक क्वेश्चन जो हम आप लोगों को पढ़ाए हैं आपका बिजनेस स्टडी में, हर एक क्वेश्चन वहीं से दिया है, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आप मेरा हर वीडियो को कर लेते हो, इकोनॉमी आपका बिजनेस स्टडी का चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव, तो बहुत सारा चीज आप लोगों का तैयारी हो जाएगा। और साथ ही साथ हम तो अभी वन शॉट वीडियो तो लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन अगर आप पहले के वीडियो से चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव कर लेते हो, 100% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और जो रहा कुछ चीज बच गया, वो इस साल का मॉडल पेपर, पिछले साल का मॉडल पेपर, पिछले सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मेरा 100 टेस्ट सीरीज, मेरा टेस्ट क्वेश्चन, इतना सारा करते हैं ना इकोनॉमी बिजनेस स्टडी में, 100 में 100 नंबर आपका आएगा। लेकिन आपको मेहनत करना होगा, आपको पढ़ना होगा। जो हम लास्ट ईयर में पढ़ाए थे सब पढ़ो, चैप्टर बाय चैप्टर अपना सारा सब्जेक्टिव क्लियर करो, चैप्टर बाय चैप्टर सारा ऑब्जेक्टिव एकदम डिटेल्ड में, अच्छा एकदम बच्चा तरीके से समझाए हैं। पढ़ लो, पढ़ लेने के बाद 100% सिलेबस आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है, बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछ लेना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।